अभी रुक जाओ, अभी यदि समाधान पे बात करना है तो अभी रुक जाते हैं, एक स्टेप और चलने दो मेरे को, तो थोड़ा सा और खुलेगा, फिर देखते हैं। अब हर दिन खुलता जाएगा। जी हाँ जी, लिख डालिए, क्या समझ में आया? कि बेसिकली सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हों ऐसा भी सभी चाहते हैं। एक तरफ हम ये माने कि ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता, तो प्रकृति अपने आप में अधूरी साबित होती है, प्रकृति की व्यवस्था अधूरी साबित होती है, क्योंकि प्रकृति ने एक मानव रूपी ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो कुछ चाहता तो है लेकिन वो पूरा हो नहीं सकता। हम मानते हैं कि प्रकृति अपने आप में पूर्ण है और मानव प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति है। यदि मानव सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है, मानव में पूर्णता की प्यास है, तो वो पूर्णता की प्यास पूरी हो सके ऐसी प्रकृति में व्यवस्था है ही। इसलिए सभी मानव सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। कैसे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि अर्थशास्त्र में हमको पढ़ा रहे हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित है, इसमें तो हमेशा स्ट्रगल रहेगा ही, लूट खसोट रहेगी ही, आदमी अतृप्त रहेगा ही। और कुल मिला के इस ज्ञान के आधार पर, है ना, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, ये अपने आप ही सिद्ध हो जाता है इस ज्ञान के आधार पर। जैसा हम ज्ञान बच्चों को क्लासरूम में दे रहे हैं, है ना। नेचर कैसी है उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं। नेचर कैसी है? अब देखो, यहां तक हम पहुंच गए कि यदि एक मानव समाधान से सुखी होता है, जैसे अब तक आपके ध्यान में जब आप मेरे से पूछते हो कि समाधान क्या है, तो यदि मैं आपसे पूछूं कि अभी तक जितनी चर्चा हमारी हुई है, हर दिन आपका लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, आपकी लिसनिंग बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है। इसका मतलब आपको फिर क्या ऐसा मिल रहा है? जो मिल रहा है उसका नाम समाधान है, और तो कोई बात यहाँ हो नहीं रही। नौकरी बढ़ रही हो, पेंशन बढ़ रही हो, कुछ और भौतिक फायदा हो रहा हो। इस हॉल में हमारे सिटिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं है, उसके बावजूद भी हम सुबह से शाम तक बैठते हैं और हमारी संख्या भी कम नहीं हो रही है ना कहीं हमको अब मन से भी लग रहा है कि हाँ, चाहे मैं आया था किसी भी दबाव में, अब कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी स्वेच्छा से ही कर रहा हूँ? हम सभी लोग अधिकांश अब उस स्थिति में हैं जब हमको लगने लगा है कि कोई मेरी अपनी चीज़ है, मेरी अपनी ज़िंदगी की चीज़ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अभी तक कहें तो समाधान बराबर सुख के नाम पर मुझको क्या मिला? ऐसा कहें तो समाधान बराबर सुख के नाम पर मुझको क्या मिला है? हाँ, न ज्ञान मिला। तो एक तो ये क्लैरिटी, कम से कम मेरा भ्रम टूटा कि जिंदा रहना जीना नहीं है, इतनी बात तो पता चली। जीना क्या है? दो ही प्रश्नों के उत्तर हैं, क्यों जीना है, कैसे जीना है, ये बात पता चली। क्यों जीना है? धरती के सभी मानव किसी सुख की तलाश के लिए जीते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं, इसी के लिए सारी दौड़ है। कुछ भी करें, अच्छा करें बुरा करें, ये तो पता चला। तो चीज़ें निश्चित होती जा रही हैं, हर जगह में चीज़ें निश्चित होती जा रही हैं। और ये भी कहा कि जिंदा रहने का संसार सबके लिए अलग अलग है, लेकिन जीने का संसार तो सबके लिए एक है, एक जैसा है। जैसे जैसे जीने के संसार पे हमारा अधिकार बनता जाएगा, वैसे वैसे हमारे भाव और विचार आराम में आते जाएंगे। क्योंकि जिस सुख की मुझको तलाश है, जिस सम्मान और पहचान की मुझको तलाश है, जिसका मैं हकदार हूँ ही, उसका रास्ता मुझको दिख जाएगा। अभी रास्ता ऐसा है कि जो मुझको खुद ही को लगता है कि ये असंभव है। अभी समाज में सम्मान का मतलब कितना है? ऐसा मकान बना के दिखाओ, इतना पैसा पाके दिखाओ। सभी एक जैसा मकान और इतना पैसा पाएंगे, ये संभव ही नहीं है। तो मकान, भौतिक वस्तुएं सुख और सम्मान का आधार नहीं है। हाँ, भौतिक चीजें मेरे जिंदा रहने का आधार हैं। मेरे जिंदा रहने की कोई ना कोई व्यवस्था हो ही, कोई ना कोई व्यवस्था जिंदा रहने की सभी के पास है। कम है, ज़्यादा है, आज ठीक नहीं है तो कल उसको ठीक कर लेंगे। लेकिन सम्मान और सुख को जैसा हमने भौतिक चीज़ों के साथ में जोड़ा है, वैसा उसका कोई जुड़ाव नहीं है। धीरे धीरे ये क्लैरिटी हमारी बन रही है और बनेगी।
तो अभी जैसा कि हम ब्रेक के पहले तक पहुंच गए कि यदि मेरे को यह समझ में आ गया कि समाधान बराबर सुख है, तो कम से कम अब मैं सुविधा के साथ जोड़ के नहीं देखूंगा। आज हमने ये बात बहुत क्लियरली कहने की कोशिश की है कि अभी जिसको हम सुख मानते हैं वो इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता है। इंद्रियों की अनुकूलता प्रतिकूलता शरीर को बनाए रखने के लिए है, वो मेरा सुख नहीं है, वो निरंतर सुख नहीं है। ये बात पहुंच गई? मेरा सुख कहीं अलग है, धीरे धीरे वो खुल रहा है, अभी पूरा नहीं खुला है। लेकिन यदि ये मेरे ध्यान में आ गया कि जीने देना ही जीना है, जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले लें, मेरा सम्मान आपकी नज़रों में बढ़ रहा है कि घट रहा है? आप अब रोक नहीं पाएंगे, बढ़ेगा ही। हाँ, आप रोक के देख लो। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि यदि आपको ये महसूस होता है कि आपके सुखपूर्वक जीने में इस कंटेंट का कोई योगदान है, इस कंटेंट के साथ मेरा कोई योगदान है, तो मेरा सम्मान बढ़ेगा। जिन लोगों ने इस शिविर को ऑर्गेनाइज किया है उनके प्रति आपका सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? और जब आपको पता चलता है कि उसमें से कोई वो इस पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में ना मेरे को कोई पैसा कमाना है ना उनको कमाना है, बल्कि अपने घर से लगाना है। हाँ, ये सच्चाई है। और इस शिविर के समापन तक पहुंचते पहुंचते अभी बोल देता हूं, कल भी बोलूंगा कि अब कितने लोग हैं जिनको लगता है कि आप ऑर्गेनाइजिंग टीम में शामिल होना चाहोगे? गुड, ये हुई ना बात। तो कल शाम को शिविर समापन के बाद, क्यों होटल वालों की परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। कल की नहीं है, परसों की। कल के माइक ले लो। कल शाम को हम 2 तरह के लोगों के साथ बैठेंगे, दोनों लोग इसमें से मिक्स भी हो सकते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मैं 1-2 साल की मेहनत करके, 1-2-3 साल की मेहनत करके मेरी जगह खड़ा होना चाहूँगा? हाँ, ऑफर है, उनके साथ हम अलग से मेहनत करेंगे। तो कितने लोगों को लगता है कि वो इस पूरी बात को समझ के इसको दूसरों के लिए शेयर करने की भूमिका में आना चाहेंगे? ऐसे कितने लोग हैं? गुड। तो और ऑर्गेनाइजेशन में दोनों मिक्स हो ही सकते हैं, इधर भी दोनों तरफ हो सकते हैं। सोच समझ के हाथ उठाएं, किसी उत्साह में, आवेश में, प्रभाव में हाथ ना उठाएं, क्योंकि फिर हम आपके लिए कुछ प्लान करेंगे, आपके परिस्थितियों को समझ के प्लान करेंगे, उसके हिसाब से आगे कुछ सोचेंगे। अगले 3 से 5 साल में यवतमाल का माहौल बदल जाना है। तो उसके लिए कल शाम को, फिर कब शाम को बैठेंगे? हाँ भैया, कल शाम को बैठ सकते हैं। तो कल शाम को आप पहले से घर में थोड़ा सा अरेंजमेंट करके आए, ज़्यादा नहीं, मात्र आधा घंटा बैठेंगे, ताकि जो लोग हैं उनको थोड़ा चिन्हित भी कर लें, उनका डाटा भी ले लें, कुछ आपकी सुन भी लें, आपका थोड़ा परिचय सुनना हो जाएगा। तो कल अगला शिविर जब ऑर्गेनाइज करेगी तो ये टीम ऑर्गेनाइज कर रही होगी, पुरानी टीम आपके साथ खड़ी होगी। इसमें किसी भी तरह के पैसे की आपसे अपेक्षा नहीं है ना? तो किसी के मन में ये ना आए कि ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कुछ पैसा भी गले पड़ेगा क्या, है ना? तो ऐसी चिंता आप ना करें। तो केवल आपकी ज़रूरत है मिल के हम सब की। अभी बहन एक बोल रही थी, हाँ शायद आप ही बोल रही थी ब्रेक में मेरे से, कि मैं आपके साथ, हाँ वो पीछे लाल सूट वाली बहन बोल रही थी, बोले मैं तो युवा पीढ़ी को देखती हूँ और इतना पीड़ित होती हूँ और युवा पीढ़ी के लिए कुछ सोचती हूँ, चलो मिल के काम करेंगे, है ना? तो कितने लोग साथ मिल के काम करेंगे, है ना? तो ये इस कैनवस को अपने को बढ़ाना है और इसको आगे लेके जाना है। जी हाँ जी, माइक ले लीजिए। कहाँ से? हाँ तो मुंबई में, मुंबई वालों से मिल लेंगे, करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे। और सभी जगह धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ी रही हैं, तो वहाँ भी ग्रुप होगा तो कुछ ना कुछ जोड़ लेंगे। भैया कल का जो अभी सभा में बच्चे हैं टीनेज के, भैया देखो ऐसा करो, टीनेज से ना छोटे में बात करके बनेगा नहीं। तो टीनेज वाला तो करते हैं कैंसिल। हम करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में शिविर को ऑर्गेनाइज करने में शामिल होना चाहते हैं और जो स्वयं को तैयार करना चाहते हैं, उनके साथ कल एक मीटिंग करेंगे और रिपीटेडली परसों भी ये मीटिंग दोबारा करेंगे, क्योंकि आधा आधा घंटे के लिए 2 बार बैठेंगे तो थोड़ा सा कुछ कॉन्क्रीट नहीं।
आज डेट क्या हो गई? आज तीसरा दिन है, कल चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, है ना? तो 3 दिन अपने पास मिलेंगे, तो तीनों दिन में थोड़ी थोड़ी बातें होती रहेंगी, आधा आधा घंटा बैठते रहेंगे, तो मेरे को लगता है कि कुछ हम परकुलेट। तो 6 बजे हम शिविर का समापन करते हैं, 6:30 बजे तक बैठेंगे, तो 6:30 बजे तक की परमिशन आप होटल से ले लो। जी भैया, यहाँ के जो बच्चे हैं 10-12 बच्चे जिनके काफ़ी क्वेश्चंस है, तो भैया उनके लिए एक आधा घंटा परसों वगैरह अपन कर उनको, सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ हाँ, कर, यही पे बात कर लेंगे उनसे। ऐसा करेंगे। हाँ, लंच टाइम में 1 घंटा मैं उनके साथ अलग से बैठ जाऊंगा, बढ़िया। ठीक हो गया? हाँ, तो फ्री स्टाइल दूसरा क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। दूसरा भैया, ये ऑर्गेनाइजिंग टीम का जो भैया ने बताया अभी, इसमें बस ऐसा होता है कि हम लोग जैसे 5-6 लोग थे, तो हमारा पहुंच इतना नहीं था, मतलब परिचय ही नहीं था ना सबके साथ। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो उनसे मतलब हमको हमेशा ऐसा लगता है कि हमसे और संस्कारी और बढ़िया से जीने वाले, सोचने वाले लोग समाज में बहुत उपलब्ध है, लेकिन सूचना नहीं पहुंची अभी तक उन बिल्कुल तक। ठीक बात, तो ठीक आप बात। लोग जुड़ जाएंगे तो उन तक सूचना पहुंचेंगी, इतना ही है। बाकी ये ऑर्गेनाइज होना वगैरह वो तो ये अस्तित्व सहज विधि से हो ही जाता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पैसों का है तो वो सब लोग मिलके बाद में कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें बड़ा दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो समाज को कहीं लीड करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन को लीड करते हैं, है ना, किसी भी अच्छी भूमिका में है, नहीं भी है तो फैमिली में है, लेकिन सब तक पहुंच सकते हैं, देखिए ऐसे लोग अगर हमारे जुड़ लिए जाते तो, हैं तो अच्छा है। हमारे लिए तो उपलब्धि ये है कि एक परिवार अगले शिविरों में यहाँ खड़ा होके कैसे कहे कि हमारा परिवार जीने की दिशा में साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहा है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज की डेट में 10 करोड़ फॉलोवर हो जाना आसान है, एक परिवार के लोगों का कंधे से कंधा मिला के, भाव और विचार मिला के साथ में जीना, उससे बड़ी उपलब्धि है ना? तो परिवार खड़े हो सकें, परिवार मिलके कॉन्फिडेंस पा सकें, हस्बैंड वाइफ आपस में कॉन्फिडेंस पा सकें, बच्चे अपने माँ बाप को देख के खुश हो सकें, माँ बाप बच्चों को देख के खुश हो सकें, भाई आपस में एक दूसरे को देख के खुश हो सकें, जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य के लिए हम जी पाएं, है ना? तो कोई त्याग और कुर्बानी की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनी जगह में ढंग से सोचने विचारने की आवश्यकता है और बढ़िया से खुश होने की आवश्यकता है। चलिए आगे चलो। तो जितनी चर्चा हमारी हुई उसमें अब ये लिख सकते हैं, अब एक नया अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र की बात करेंगे तो भौतिक आवश्यकता की बात करेंगे। मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित है, और खुशी की बात यह है साधन पर्याप्त है। कैसे बोल रहे हैं इस बात को? मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। कब? कब रिबन कट गया तब। एक बार ये क्लैरिटी आ गई कि समाधान बराबर सुख है और दूसरे को जीने देना ही मेरा सम्मान है ना? तो फिर सामान से सम्मान की तलाश और सुविधा से सुख की तलाश, ये रिबन कट गया। देखो शिविर से सुन के हमारा जीना नहीं हो जाएगा, लेकिन हमको जीने की तरफ एक दिशा मिल जाएगी, रास्ता मिल जाएगा। उस रास्ते पर चलना आपको होगा, जितनी आपकी आवश्यकता होगी उतना चलोगे, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं। कैसे? एक आदमी दिन भर में कितना खाना खाता है? तो ऐसा बोलते हैं 400 ग्राम। तो गेस्ट भी आ गया, 1 kg कर लो। 1 kg इंटू 365 डेज इंटू 80 ईयर्स, पहले चला गया तो बचेगा है क्या? 100 ईयर्स कर दें, चलो मान लेते हैं हम हरियाणा में बैठे हैं। 100 ईयर्स कितना हो गया?
लगभग 365 क्विंटल। ये आपका कहना ठीक है, 365 क्विंटल। 1 एकड़ में कितना क्विंटल गेहूं पैदा होता है 4 महीने में? गेहूं का उत्पादन कितना होता है? यहां तो गेहूं होता है 12 क्विंटल, 10-12 क्विंटल, 10-12 क्विंटल। 4 महीने में 12 क्विंटल, 2 फसल तो मान ही सकते हैं। अरे साल भर में 2 फसल, कोई दूसरी फसल आएगी ना, अनाज तो मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगी तो 24 क्विंटल है ना। 24 क्विंटल 1 साल में पैदा हुआ, ठीक है ना। 16 क्विंटल 2 फसल में। अरे यार 16 की होगा जब 12 एक बार में हो गया तो बाकी कम रहता है। चल 20 मान लो यार, 20 से कम में नहीं मानूंगा। 20 क्विंटल, 365 क्विंटल चाहिए 100 साल में, ठीक है। 1 साल में कितना चाहिए? 1 साल में कितना? 3.65 क्विंटल, 3.65 क्विंटल पर ईयर। और 1 साल में 1 क्विंटल में पैदा हो रहा है 20 क्विंटल। 20 क्विंटल तो कितनी जमीन में 4 क्विंटल पैदा होगा? तो 4 पंजे 20, 1/5 ऑफ एकड़, लगभग 1/10 ऑफ एकड़, 1/5 ऑफ एकड़ में एक आदमी जिंदगी भर खा नहीं सके, हम आवश्यकता से डबल लिए हैं, इतना पैदा होता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, आज भी भारत में जितना पॉपुलेशन है उससे 3 साल कोई उत्पादन ना हो, इतना हमारे स्टोरेज में रखा हुआ है। और ये हाल तब है जब चूहे और मिसमैनेजमेंट पर्याप्त मात्रा में है। हाँ, जितना ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है उतना भारत में चूहे खा जाते हैं, है ना। ऐसा भारत की रईसी है। और राजनीतिक तमाम तंत्रों के आधार पर हर साल लाखों टन अनाज जानबूझ के सड़ाया जाता है ताकि शराब माफियाओं को फ्री में बेचा जा सके। ऐसे तमाम तरह के हथकंडे हैं, इसके बावजूद भी काम चल रहा है ना। और विश्व में हजारों टन अनाज हर साल समुद्र में फेंक दिया जाता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में रेट कंट्रोल रहे। और कई कंट्रीज में उत्पादन ना करने के लिए सब्सिडी दी जाती है कि पहली ओवर प्रोडक्शन है। और अभी पूरे विश्व में 4-डे वीक आ गया है कि भैया 4 दिन काम करो, 3 दिन छुट्टी मनाओ, क्योंकि इतने काम की जरूरत ही नहीं है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तो जितना काम लॉजिक और मेमोरी से हो सकता है सारा काम रोबोट कर लेगा, आप खाली रहो। ऐसी पूरी पिक्चर है। जब ऐसी पिक्चर को देखते हैं तो पता चलता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है उसकी तुलना में बहुत अधिक हो। और भारत में अभी भी प्रति व्यक्ति जमीन 1 एकड़ से ऊपर आती है, 1 या 2 एकड़ के बीच आती है प्रति व्यक्ति जमीन। और अभी उत्पादन करने वाला व्यक्ति सबसे कमजोर है टेक्निकली, फाइनेंशियली, कि सबसे मजबूत है? सबसे कमजोर है, तब ये हालत है। तो ऐसा आप देखोगे, अरे इस देश में रहते हुए बेरोजगारी हो, इस देश में रहते हुए आदमी भूखा मरे, जहाँ इतने बढ़िया मौसम, जहाँ इतना बढ़िया जमीन, इतना मतलब सब तरफ से देखेंगे तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। कमी है तो मिसमैनेजमेंट है, मिसयूज़ है, तमाम राजनीतिक झंझट हैं, तमाम और तरह के झंझट। तो यहाँ ही समझ में आया कि आवश्यकता से अधिक उपलब्ध है, कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम मानसिकता की है। दूसरी तरफ एक पुरुष से पूछें तो साल भर में कितने कपड़े नए खरीदता है? पुरुष भाई 2, 3, 4, 5। 20 साल से पूछ रहा हूं, 5 से ऊपर आज तक किसी ने नहीं बताया। 2 से 5 के बीच में बताते हैं, है ना। फिर मैं कई साल से परमिशन ले रहा हूं कि बहनों से पूछूं कि नहीं पूछूं। आज तक किसी शिविर में बहनों ने परमिशन नहीं दिया कि वो 1 साल में कितने जोड़ी कपड़े नए खरीदते, ऐसा परमिशन नहीं दी। महीने में पूछो, हाँ, साल में मत पूछो।
तो 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 यदि पड़ोसी को चमकाना नहीं हो और हस्बैंड के भागने का झंझट ना हो, हस्बैंड यदि समझदार होगा तो पवित्रता के साथ जिएगा, प्यार से जिएगा, विश्वास के साथ जिएगा, तो कितने लोग ये कह सकते हैं कि यदि पड़ोसी को नहीं चमकाना है तो हमारे पास जितने कपड़े आज की डेट में रखे हैं वो शरीर यात्रा के लिए पर्याप्त हैं, ज्यादा हैं। अगली बार दोबारा आएंगे तब भी चल जाएंगे। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कपड़ों के आंसू आते होते तो घर में सैलाब आ जाता, है ना। कितने तो बेचारे रोते रहते हैं मेरा नंबर कब आएगा। तो इसका मतलब है, ये एक बात देखिए। फिर देखिए धीरे से हमारे घरों में कितने कमरे 8 घंटे यूज हो रहे हैं, तो ऐसा भी पता चलेगा कि ड्राइंग रूम तो खाली ही रहता है। तो आपको पता चलेगा कि यदि पड़ोसी को नहीं चमकाना है तो कितने लोगों को लगता है कि आज और अभी जो हमारा घर है वो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है। ठीक हो गया। फिर आपकी गाड़ी चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, 24 घंटे में कितने घंटे यूज होती है? 2 घंटे। बाकी तो 24 घंटे 22 घंटे खाली ही खड़ी है। तो आपकी आवश्यकता से कितना ज़्यादा है? 95% ज़्यादा। मोबाइल 24 घंटे यूज़ होने के लायक है, कितने घंटे यूज़ होता है? 1 घंटा 2 घंटा है। नहीं, वो आपके पास मानसिक बेरोजगारी है इसलिए वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो मानसिक रूप से आपके पास रोजगार मिलेगा तो मोबाइल भी हमेशा खाली ही पड़ा रहता है, वो भी कहाँ यूज़ होता है। तो ऐसा आप देखेंगे, मैं केवल ये एक एहसास दिलाने के लिए ये चर्चा कर रहा हूँ। यदि सही अर्थों में देखेंगे, यदि हम चमके हुए नहीं हैं, अंदर से इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, चोट खाए हुए नहीं हैं, तो आज जितना सामान हमारे पास है वो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा है, ऐसे कितने लोग कह सकते हैं? बहुत बढ़िया। तो देखो, इसका मतलब है कुछ नया कमाना नहीं पड़ा है, जो है वो आज भी आवश्यकता से ज़्यादा है। प्रॉब्लम केवल मानसिकता का है, प्रॉब्लम अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का है, प्रॉब्लम अपने भाव और विचार की स्थिति का है। यदि हमारा भाव और विचार हेल्दी हो जाएगा, यदि हमारा मन स्वस्थ हो जाएगा, है ना, तो ये सामान का झंझट आज और अभी खत्म हो जाएगा। फिर आप कोई कपड़ा अपनी पसंद का पहनो, इसमें कोई झंझट नहीं है ना। आपको कोई कलर पसंद है, आपको कोई डिज़ाइन पसंद है, आपके अच्छा लगने वाले भाग के लिए कोई मनाही नहीं है। आपको एक डिज़ाइन का मकान पसंद है, आपने अपने पसंद का मकान बना लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम इतनी है जब आप चोट खाए हुए हो और दूसरे को चोट देना चाहते हो। घर कैसा बनाऊंगा? बस घर ऐसा बनाऊंगा जिसको देख के पड़ोसी बेहोश हो जाए। ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा बीमार मानसिकता है। लोगों को सुख दें, लोगों को जिंदगी में अपना बनाएं, जिंदगी में अपनों की संख्या बढ़े कि हमसे जेलस करने वाले लोगों की संख्या बढ़े। अभी हम अपनों की संख्या बढ़ा रहे हैं कि ईर्ष्या द्वेष करने वालों की संख्या बढ़ा रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं जिंदगी भर? इसलिए आप देख लिए, उम्र बढ़ने के साथ साथ आप अकेले होते जा रहे हैं, आपके कर्म ही ऐसे हैं। हाँ, हम अकेले हुए हैं तो अपने कर्मों से अकेले हुए हैं। कोई हमको पसंद नहीं करता है क्योंकि हम पसंद करने लायक है भी नहीं, क्योंकि हमारी मानसिकता स्वस्थ नहीं है। जो खुद को प्यार करता है, जो अपने से बात करता है, जो अपने से जिसकी अपने से बात होती है उसकी अपनों से बात हो जाती। जो खुद से प्यार करता है उसको सब प्यार करते हैं। सवाल दूसरों का है ही नहीं, सवाल आपका अपना है, सवाल खुद से प्यार करने का है। जिसको हम प्रेम कह रहे हैं वो खुद से ही प्यार है। जो किसी एक से होता है वो लफड़ा ही होता है। एक से होगा परेशानी का कारण ही बनेगा।
आपको मानवता से प्यार हो, मानव को देख के आपको प्यार आए, सबको देख के अपनापन सा लगे, सबको सबके साथ आप आराम महसूस कर पाए, वो कोई अलग स्थिति है, वो हमारी मानसिकता की कोई बात है। चलिए, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं तो अब हमको समझ में आया इतने दिनों में कि मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। भावनात्मक आवश्यकता मतलब विश्वास, सम्मान, प्रेम, है ना, अपनापन, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान। मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है। और ये कैसे पूरी होगी? कपड़े से पूरा होगा? ये खाने से पूरा होगा? भाव मिलने से ही पूरा होगा? भाव दूसरे से मिलने से पूरा होगा कि कुछ अपना भी होगा? अपने में कैसे आएगा? समझ समाधान बराबर सुख समझने से आएगा, है ना। तो ये भी काम की बात है। क्या हो गया? ये कैसे पूरा होगा? समाधान बराबर सुख। समाधान बराबर सुख। और खुशी की बात यह है कि हर मानव में समझने की क्षमता असीम है। भावनात्मक आवश्यकता असीम है तो समझने की क्षमता भी सभी मानव में असीम है। इसलिए हर मानव सुखी हो सकता है। हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। ये बात निकल के आया कि हर मानव निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है। यदि हर मानव निरंतर सुख को पा गया, निरंतर सुखपूर्वक जी सकता है, तो बहुत नेचुरल है कि अब उसका रिबन कट गया। रिबन कट गया तो मानव की भौतिक आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। खुशी की बात यह है कि हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन की क्षमता है। इसलिए हर परिवार समृद्धि पूर्वक मतलब आवश्यकता से अधिक होने का भाव, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। बताइए, पहले इसको देखिए, इसमें कोई कमी हो तो बताइए। इसको ध्यान से पढ़िए, कोई कमी हो तो बताइए। इसको 2-3 बार मन ही मन ध्यान से पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको देखिए, कोई कमी हो तो बताइए।
मानव के लिए भावनात्मक जो फीलिंग्स है वो आवश्यक है क्या? पहले तो वहां पे हम लिख सकते हैं क्या? फिर से बोलिए। मानव की भावनात्मक अपेक्षा असीम है या आकांक्षा असीम है? आवश्यकता नहीं चाहिए वहां पे, ऐसा मुझे लगता है। क्या क्या रहना चाहिए? मानव की भावनात्मक आवश्यकता असीम है, ऐसा स्टेटमेंट है आपका। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है मानव की भावनात्मक आकांक्षा या अपेक्षा असीम है, आवश्यकता की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? आवश्यक नहीं है वो, ऐसा मुझे लग रहा है। मेरा विश्वास बना रहे ये आवश्यक है कि नहीं? मेरा सम्मान बना रहे ये आवश्यक है कि नहीं? मेरा अपनों के साथ संबंध में तृप्ति बना रहे, गिला शिकवा शिकायत बनना ना हो ये आवश्यक है कि नहीं? समाज भय से मुक्त हो जाए ये आवश्यक है कि नहीं? मेरे भीतर में दूसरों को देख के कंपैरिजन ना हो, मैं छोटा महसूस ना करूं ये आवश्यक है कि नहीं? मेरे भीतर भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति हो जाए ये आवश्यक है कि नहीं? मात्र अपेक्षाओं से काम चलेगा कि ये बिल्कुल आवश्यकता है? जैसे सांस मेरी आवश्यकता है, जैसे रोटी कपड़ा मकान शरीर की आवश्यकता है, वैसे ही प्यार, सम्मान, विश्वास, पहचान, है ना, ये मेरी आवश्यकता है। तो आवश्यकता अगर है और वो असीम है तो वो तो कभी पूरी नहीं होगी। आपकी कंडीशनिंग भौतिक आवश्यकता वाली है, इसलिए पूरे सेंटेंस को ठीक से पढ़ेंगे कि मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं असीम हैं, बिल्कुल ठीक है। कैसे पूरी होंगी? समाधान बराबर सुख। तो मानव की सुखी होने की, मानव की समझने की क्षमता भी मानव के पास असीम है। असीम आवश्यकता के लिए असीम क्षमता पहले से मौजूद है, और ये प्रकृति अपने आप में नियमपूर्ण है। मानव में समझने की असीम क्षमता है, प्रकृति अपने आप में नियमपूर्ण है, इसलिए मैं संपूर्ण को समझ सकता हूँ, मैं रहस्य से मुक्त हो सकता हूँ। इसी का नाम सुख है। नहीं हुआ क्लियर? धीरे धीरे हो जाएगा, ठीक, थैंक यू। हौले हौले होता है। हाँ जी, और बोलिए। हाँ जी, देखिए इसको ठीक से देखिए, पहले कोई कमी है तो, और कोई कमी लगती हो तो बताइए। हाँ जी, माइक। असीम यानी निरंतर विश्वास। हम कभी ये नहीं सोचेंगे कि अब मैंने विश्वास संपादन कर लिया तो काम बन गया, स्नेह पा गया तो काम बन गया। असीम माने निरंतर, निरंतर हो सकता है निरंतर से समझ में आए। बढ़िया बढ़िया, कई बार ना शब्द की कंडीशनिंग होती है। थैंक यू, आप सही काम करोगे। है हाँ, वो किसी शब्द से क्या हमारी कंडीशनिंग है उस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे उसका मीनिंग ड्रॉ करेंगे। बढ़िया, हाँ जी, बिल्कुल शानदार। मैं तो देखो, मैं तो बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, मेरा यवतमाल में रुचि लेने का एक ही मतलब है। मेरे यवतमाल में रुचि लेने की एक ही मतलब ये है कि छोटा शहर है। यूँ करने को तो हम दिल्ली में भी काम कर रहे, और अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और भी देश भर के और कई जगह में काम कर रहे, है ना। पूरे देश में हमारे और मित्र, बहुत सारे मित्र हैं, अलग अलग जगह में काम कर रहे। किसी छोटी जगह में मेट्रो का प्रभाव कम है, मेट्रो सिटी के अपने प्रभाव होते हैं, यहाँ उस तरह के प्रभाव कम होते हैं। जो आपके मैंने शुरू से ही देखा है, मैं तो देखो यहाँ आने का कोई ऐसा प्रोग्राम ही नहीं था, जो कुछ हुआ है संयोगवश हुआ है। राष्ट्रीय सम्मेलन था, राष्ट्रीय सम्मेलन में 3 घंटे का प्रोग्राम संयोगवश आपने रख लिया। 3 घंटे के बाद वो 3 दिन में बदल गया, उसके बाद ये 7 दिन में बदल गया। लेकिन जो लिसनिंग आप लोगों की मैंने पहले दिन से देखी है, जिस तरह का रिस्पॉन्स यहाँ देखा है, तो उससे एक चीज़ ये लगती है कि एक शहर के, छोटे शहर के प्रभाव पूरे वातावरण को ही बदला जा सकता है। बड़े शहर में जो भौतिकता के प्रभाव हैं, जो राजनीतिक प्रभाव हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हैं, वो अलग लेवल के हैं। उनको हैंडल करने के लिए भी एक लंबी यात्रा की जरूरत पड़ेगी, और उसमें 20 साल लगेगा कि 25 साल लगेगा पता नहीं। लेकिन यवतमाल जैसे शहर को मात्र 3 साल में चक्का घूम सकता है।
तो अगले 3 साल में यवतमाल में एक नई प्रजाति पैदा होगी। अभी तक अमीर और गरीब लोग हैं, एक समृद्ध परिवार पैदा होने शुरू होंगे, जहां सम्मान भौतिकता के आधार पर नहीं होगा, जहां सम्मान आचरण के आधार पर होगा, जहां सम्मान आपकी उपयोगिता के आधार पर होगा। ऐसे स्कूल डेवलप हो जाएंगे जहां आसपास के दूर के लोग अपने बच्चों के एडमिशन यहाँ कराना चाहेंगे कि यहाँ, है ना। तो ये विदर्भ के लिए, नागपुर को बोलते हैं संस्कार धानी, मेरे को पता नहीं है, पुणे को बोलते हैं। तो ये विदर्भ की संस्कार धानी हो जाए, ये हो सकता है ना। तो यदि ऐसा कोई प्रभाव बनता है, तो मैंने पहले भी कहा था कि बड़े शहरों में एक अलग तरह की आपाधापी है, सुकून की तलाश आज सबको है। अभी सुकून किताबों में है, विचारों में है, वो सुकून परिवारों में दिखने लगेगा, छोटी संस्थाओं में दिखने लगेगा। हमारे वो भैया, क्या नाम, ऑटो वाले, है ना, क्या नाम लिखते हो आप, उज्जवल भाई। उज्जवल भाई का ऑटो का बिजनेस है, उनके 15 की टीम में से 5 लोग यहाँ शिविर में बैठे हैं। एक बार खड़े हो जाएं। उज्जवल भाई के यहाँ से 5 लोग, गुड, अच्छा, क्या बात है, शानदार। अब मैं कहता हूँ यार 24 घंटे थोड़ी ऑटो बिकता है, और 24 घंटे ऐसा कोई काम, इतना काम नहीं रहता। जब काम नहीं होगा, बढ़िया बैठ के अध्ययन करेंगे। अपने यहाँ जो ग्राहक आएगा ऑटो लेने, उसको भी अध्ययन कराएंगे, उसको भी शिविर कराएंगे। हम ऑटो के साथ जिंदगी भी देते। तो इस बात के साथ हमारा धंधा नहीं बढ़े, ऐसा कैसे होगा। हमारा धंधा भी बढ़ेगा, और हमारा दिल भी बढ़ेगा, और हमारी जिंदगी भी बढ़ेगी, और हमारे परिवार भी बढ़ेंगे। भाई हम ही पति क्यों आएंगे, हमारी पत्नियों को क्यों नहीं साथ रखेंगे, हमारे पूरे परिवार के लिए क्यों नहीं सोचेंगे, हमारे बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचेंगे। मैं गुजरात में ऐसी तमाम संस्थाओं को देख रहा हूं जो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, सब ने मिलकर, क्योंकि प्रॉफिट कर करके भी थक गए, बहुत प्रॉफिट आ गए हैं लोगों के पास, क्या करें। कुछ अच्छा सोचना हमारी आवश्यकता है। और आज दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, 250-250, 500 करोड़ के टर्नओवर हैं। बच्चा बोलता है, पापा मेरे को आपके बिजनेस में भी रुचि नहीं है, आपके पैसे में भी रुचि नहीं है, मेरे को कनाडा सेटल होना है। और कहता है यार फिर मैं क्यों किया था इतना बड़ा बिजनेस। एक हमारे सीए नागपुर में ही है, अब वो मेहनत करके बढ़िया काफ़ी बड़ा अपना बिजनेस डेवलप कर लिए, और शायद, चलो और बातें छोड़ो, लेकिन अब वो बच्चे कहते हैं हमको कोई रुचि नहीं है पापा आपके बिजनेस में। तो उन्होंने सारा, जिसपे सीए का साइन नहीं होता है, ऐसा वाला बिजनेस पूरे अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, और बाकी जितना होता है वो भी कुछ कुछ करके छुट्टी पा ली। बोले यार मैं क्यों झंझट करूंगा इतना सारा, मैं तो तुम्हारे लिए किया था, तुमको जरूरत नहीं है तो फिर मैं भी क्यों करूंगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं भैया, जब जिंदगी के ढंग से सोच रहे हैं, जब जिंदगी 50-60 में आ रही है, जिंदगी सोचने के लिए मजबूर कर रही है, क्या निकला इतने साल में, क्या निकला। और एक सुकून की तलाश तो हम सबको है। तो मुझको लगता है कि यवतमाल में हम मिल के कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इसमें ये 0 बजट प्रोग्राम है, इसमें कोई पैसा खर्चा, अभी अपने घर में रहते तो भी खाते पीते, यहाँ ही तो भी खा पी लिए। तो इसका मतलब है कि, और धीरे धीरे घर घर में ही होने लगेगा, तो शिविर ऑर्गेनाइज करने की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। किसी भी परिवार में बैठ के 10 लोग शिविर कर ही सकते हैं, किसी भी छोटी जगह में बैठ के। तो इसमें कोई खर्चे वाला काम नहीं है, कोई माला नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं, सीधा सीधा समझना है, अपने परिवारों में जीना है। चलिए, तो कहाँ पहुँच गए, तो हम यहाँ पहुँच गए कि अब हमारी मानव की भावनात्मक आवश्यकताएं निरंतर हैं, और मानव में समझने की क्षमता भी निरंतर है, असीम है। इसलिए सभी और पूरी सृष्टि नियमपूर्ण है। इसलिए मानव पूरी सृष्टि को समझ सकता है, और समझना ही सुख है। मानव सुख हो सकता है, सभी मानव सुखी हो सकते हैं। कौन कब सुखी होगा ये नहीं कहा जा सकता है, ये आपकी व्यक्तिगत यात्रा है। लेकिन कोई कैप नहीं लगी है, केवल 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी, केवल 6000 लोग आईआईटी जाएंगे, 200 ही लोग आईएएस बनेंगे, कैप लगा हुआ नहीं है। सभी लोगों के लिए संभावना समान रूप से उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है। क्या इसमें कह सकते हैं कि पैसे वाला समझेगा, बिना पैसे वाला, कम पैसे वाला नहीं समझेगा। कौन पहले स्त्रियां पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेंगे? स्त्रियां पहले समझेंगे कि पुरुष पहले समझेंगे?
गोरा पहले समझेगा कि काला? कोई जाति विशेष, धर्म विशेष, देश विशेष, उम्र विशेष कोई बंधन नहीं है। जो ध्यान देगा वो समझेगा। तो यहां एक ही मतलब है, सभी सुखी हो सकते हैं यदि मानव समाधान पूर्वक सुखी हो गया। रिबन कट गया तो पता चला आवश्यकताएं निश्चित है, शरीर का आकार निश्चित है, आयतन निश्चित है, कंजम्पशन निश्चित है, शरीर की आवश्यकताएं निश्चित हैं, साधन पर्याप्त है। कैसे? जितना पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए हवा मिट्टी पानी प्रकाश की आवश्यकता है, जितने पेड़ पौधे हैं उनकी तुलना में हवा मिट्टी पानी प्रकाश कितना ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। हवा कहाँ तक? आकाश तक है। पानी कहाँ तक है? सारी चीज़ों को देखेंगे तो कोई कमी नहीं है प्रकृति में। पशु पक्षी को जिंदा रहने के लिए पेड़ पौधों की, फॉरेस्ट की आवश्यकता है। भ्रमित मानव हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उधर भी कोई कमी नहीं है। और मेरे को लगता है कि अब तो यूट्यूब सभी देखते हैं। लगभग विश्व के आधे भाग की पॉपुलेशन अब घटने की ओर है। अब पॉपुलेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चली गई है। बर्थ रेट कम होता जा रहा है, डेथ रेट, है ना? तो पॉपुलेशन कम होने, भारत की भी पॉपुलेशन 2070 तक स्टेबल हो जाएगी। 2070 के बाद और नहीं बढ़ेगी, फिर नेगेटिव जाना शुरू हो जाएगी। चाइना की, रशिया की, इन सब की नेगेटिव जा ही रही है। तो लगभग अब हम उस स्थिति में आ गए हैं जहां पॉपुलेशन उल्टा हो गया है। लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं चला रही हैं सरकारें, और लोगों को बच्चे पैदा करने में रुचि नहीं रह गई है। हाँ, ऐसा हो गया है। जो भी माने, खर्चों के कारण, जो भी और प्रॉब्लम है, मानसिक समस्याएं हैं, उन सब के कारण। तो इसका मतलब है साधन पर्याप्त है। और देखिए, हर मानव में आवश्यकता से अधिक उत्पादन करने की क्षमता है। देख लीजिए, किचन में एक महिला पुरुष जितना खाना बना देता है सारा खा सकता है क्या? एक खेत में एक व्यक्ति जितना उत्पादन कर सकता है सारा खा सकता है क्या? एक फैक्ट्री में? तो ये देखेंगे तो पता चलता है कि मानव में उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है, इसलिए सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। कब? रिबन कट गया तब। रिबन काटना जरूरी है, समाधान पूर्वक सुखी होना जरूरी है। तो इसका मतलब सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, सभी सुखी हो सकते हैं और सभी दूसरों के जीने में सहयोगी हो सकते हैं। यही सफलता है। तो सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकता पूरी हो सकती है, सभी सुखी हो सकते हैं। जय हो, मंगल हो, कल्याण हो। बताइए, कोई कमी है तो बोलिए। कितनी ये पूरी कायनात कितनी सुंदर है, ये प्लेनेट कितना सुंदर है, हम कितनी सुंदरता से जी सकते हैं। ना साधन की कमी है, ना प्यार की कमी है, ना अपनेपन की कमी है। कमी है तो अपनी मानसिकता में, समाधान की कमी है, समझ की कमी है, बस, और कोई कमी नहीं। जी भैया, आपने अच्छी तरह से समझाया कि हर परिवार समृद्धि पूर्वक जी सकता है। और आपने ये अर्थशास्त्र भी बताया कि 1 एकड़ में कितना होता है, 12 क्विंटल, 16 क्विंटल, जो भी है। लेकिन अगर कल चल के मेरा एक एक्सीडेंट हो जाए या रोग हो जाए और अस्पताल का खर्चा 20 लाख रुपए है, तो उसके लिए मुझे आज से ही कुछ नियोजन करना तो देखो, पड़ेगा। ये जो सारे प्रॉब्लम हैं, ये भी अभी मैं गुजरात में भी काफ़ी जाता हूँ और साउथ में भी काफ़ी देखता हूँ। एलोपैथी महंगी नहीं है, हमारी मानसिकता के कारण वो महंगी है। आज भी चैरिटेबल हॉस्पिटल एलोपैथी को लेके चलते हैं, जो बहुत मिनिमम में आपका इलाज कर देते हैं। तो ये सारा मामला, इसका मतलब है यदि समाज का मूल काम क्या है, एक परिवार की मूल काम क्या है, एक परिवार का सबसे बड़ा खर्चा हेल्थ और एजुकेशन है। यदि सरकारों का ध्यान इस तरफ जाएगा कि हेल्थ और एजुकेशन पे हमको खर्चा करना है, समाज से वो कितना भी ले लें हेल्थ और एजुकेशन के नाम पे, सब कुछ खड़ा हो सकता है। ऐसे तमाम कंट्रीज हैं जहां हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। हम यदि चाहेंगे, ठीक से चीज़ों को मैनेज करेंगे, हेल्थ और एजुकेशन को फ्री कर सकते हैं। इतनी संभावनाएं हमारे पास हैं और ये किया जा सकता है। इसमें कुछ भी इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। समाज देने के लिए सक्षम है समाज, है ना? जो लोग सक्षम हैं वो लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मतलब है वहाँ भी समझदारी की ही कमी है, ताकि शिक्षा और स्वास्थ्य सभी के लिए उपलब्ध हो सके। प्रॉब्लम मानसिकता की आपने कोरोना काल में देखा। किसी मैं कम्युनिटी विशेष को नहीं बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई IAS हो जाए, उसका बेचारे का पेट नहीं भरता, वो नंबर 2 में, जबकि वो हर तरह से एम्पावर्ड है।
तो ये जब तक ये सामान से सम्मान की तलाश रहेगी, सुविधा से सुख की तलाश रहेगी, आदमी गलतियां करने जाएगा, आदमी गलत आचरण करेगा और उसकी वजह से तमाम समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो यदि ये मानसिकता वाला भाग ठीक होगा तो ये हमको इतना असुरक्षित होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आराम से काम हो सकता है। भाई यदि मानसिकता ठीक होगी तो पहले बीमारी क्यों होंगे? आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूं। मैं पिछले अरे यार मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूं और कॉलेज से निकलते निकलते और जॉब में 2-3 साल जॉब करते हुए सब कुछ को देखकर मेरे मन में कुछ निष्कर्ष आए और अटक गया कुछ ऐसा कि चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। अब 2 संकल्प आने के बाद ना नौकरी होनी है ना बिजनेस होना है। तो मैंने दिल्ली में 2.5 साल सारे डिपार्टमेंट से झगड़ा किया कि बिना पैसे दिए काम होता नहीं था और पैसा अपने को देना नहीं था। धीरे से ये समझ में आ गया ना ये सुधरेंगे ना मैं सुधरूंगा, तो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ सरकार नाम की चीज़ ना होती हो। तो ऐसा सोच के मैंने बस्तर का ट्राइबल बेल्ट, छत्तीसगढ़ में बस्तर के ट्राइबल बेल्ट को चुना कि जंगलों में आदिवासियों में रहूंगा, वहाँ सरकार नाम की चीज़ नहीं रहेगी और आदिवासियों के कल्याण के लिए कुछ करेंगे, अपना जीवन सार्थक करेंगे बिना फंडिंग के। मेरे पास 92 में वो स्थितियाँ थी कि मैं इंटरनेशनल फंडिंग जितना चाहता उतना उपलब्ध हो जाती, जितना मैं चाहता। मेरे को हर जगह ज़िंदगी की तलाश थी, तो जितने इंटरनेशनल लेवल के लोग मेरे को किसी कॉन्टैक्ट के कारण मिलते थे तो सबसे मैं एक ही क्वेश्चन पूछता था, पैसा नहीं चाहिए, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। आपने कोई गांव खड़ा किया हो और आपके हटने के 10 साल बाद भी चल रहा हो, ऐसा गांव दिखा दो। बोलते थे तुम बहुत तीखे सवाल करते हो। मैं सवाल तीखे का मतलब नहीं है, मेरे को ज़िंदगी लगानी है तो इसलिए मैं तीखे सवाल करूँगा। लास्ट में ये समझ में आ गया इनके पास भी अकल नहीं है, अपने पास भी नहीं है। तो लास्ट में मैंने बस्तर में रहने का निर्णय लिया और फिर मैं 3 साल आदिवासियों के बीच में रहा। मैंने कुछ संदर्भवश ये बात शुरू किया था। वो संदर्भ कुछ पीछे से आया था क्या? है भैया मेरा ये सवाल है कि मैं 20 लाख के पीछे लगा हूँ, है मैं 20 लाख कमाने के पीछे लगा हूँ। मत और लगाओ ना, जब तक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, मैं बता दूंगा क्या करवाना है बताओ। और किडनी जब तक करानी ये है, हार्ट का ऑपरेशन है, आंख का है, क्या कराना है? सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाऊँ। नहीं नहीं, हाँ। गुजरात में, अभी मेरी जानकारी थोड़ी गुजरात की है, हाँ। तो वहाँ ऐसे बढ़िया अच्छे प्राइवेट चैरिटेबल हॉस्पिटल हैं। क्या है कि गुजरात का बहुत सारा वर्ग अमेरिका मतलब बाहर के कंट्रीज़ में है, बहुत पैसा कमाने तो क्या करते हैं अपने यहाँ हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो बढ़िया इलाज करेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सरकारी हॉस्पिटल में डाल दिया है। तो इतनी भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गया ये एक्सीडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिकता का प्रॉब्लम है। अभी तक मेरा इंश्योरेंस नहीं है, अभी तक मैंने अपना इंश्योरेंस नहीं कराया क्योंकि मेरे को कभी कल्पना में भी नहीं आता है। और मेरे को लगता है यदि ऐसा वक्त आ ही गया और संसार को जो आवश्यकता नहीं तो चले ही जाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो सार ये है कि हमारे डर काम करते हैं और कोई चीज़, दुर्घटनाएं बाहर नहीं है, दुर्घटनाएं मेरी मानसिकता में है। मेरे भीतर कोई असुरक्षा है, मेरे अंदर कोई डर है। मैंने 30 साल 92 में रिज़ाइन किया, 92 फरवरी, अब क्या हो गया 2023, 31 साल हो गया। 31 साल में एक पैसा नहीं कमाया, सिंगल पैसा। और मैं उन स्थितियों से गुजरा हूं कि मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट होता था, मेरे पास वापस लाने के लिए पैसा नहीं होता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि डर केवल हमारी मानसिकता में है। दुर्घटना बाहर होगी कि नहीं होगी, अंदर रोज हर क्षण दुर्घटना हो रही है। उस दुर्घटना से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, समाधान बराबर सुख। समझा जाए, उस दुर्घटना से मुक्ति पाई जाए। मरना एक बार है, सभी को मरना है। 2-4 साल पहले मर जाओगे शायद, और क्या होगा।
कोई खास बात नहीं, सबको जाना है एक दिन, शरीर मरना है, यही सच्चाई है। शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूं, ये सच्चाई है। उस सच्चाई को देख लेने का नाम जिंदगी की सफलता है। चलो, हाँ जी भैया, जो वो मैं भूल गया, वो कोई संदर्भ भैया, वो था, जो आप वो आपके मेरे बारे याद में बता रहे थे, वो उसमें चलो याद आएगा तो बताऊं। जो आप आपके बारे में बता रहे थे, कैसे वो आए बस्तर में आदिवासियों के साथ रहना चालू किए थे, वहाँ से कहा आप बोल रहे थे ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट आए तब होगा, वो जैसे आप कैसे बाबा जी के वो साथ खो गया कहीं। वो जैसे बाबा जी के साथ कैसे मीटिंग हुई, आपकी कैसे परिचय हुआ, ये चलो मेरे को याद आएगा, मैं बताऊंगा ना। आपको तो कहानी कहानी सुनने में मजा है। कहानी ढूंढ रहे, कहानी नहीं, ये क्लास देखो। पहले ये खुशी मना लें, पहले ये खुशी मना लें। अब कितने लोगों को लगता है सभी सुखी हो सकते हैं? हाथ उठाओ। सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और सभी अपनी उपयोगिता के साथ जी सकते हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि बेसिकली मैं एक आदमी आपके सामने हूँ जिसने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया, जिसको हर दिन यही लगता था कि नहीं यार, ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है और कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और आज की डेट में दोनों काम साथ में हो नहीं सकते थे। फिर घर कैसे चला, वो एक अलग दुनिया है। कभी पत्नी ने सपोर्ट किया, कभी मित्रों ने सपोर्ट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि अपने भीतर वो टीस थी, अपने भीतर वो ज़िंदगी की प्यास थी, है ना, तो रास्ते मिलते चले गए और आगे कारवां बनता चला गया। उस बस्तर के जंगल में जहां मैं इस पढ़े लिखे आधुनिक समाज को हमेशा के लिए छोड़ के आया था और कभी वापस नहीं लौटूंगा इसमें, उस जंगल में आदरणीय नागराज जी मिले जिनसे ये जिंदगी मिल गई। मैंने तो बहुत नोइंगली अपनी तरफ से पूरे संसार को कट कर दिया था कि मैं इस पढ़े लिखे समाज में कभी लौट के वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे को चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था और मैंने हर कीमत चुकाई है। तो मैंने 7 दिन हर साल, आप बोलोगे हमने गरीबी देखी, मैंने मेरे बचपन से कभी गरीबी नहीं देखी। मैं बचपन से मैं इकलौता जैसा, मतलब हमेशा हॉस्टल्स में रहा। मेरी 56 की एज है, 56 में से शायद मैं 3 साल ही अपने घर में रहा हूँ, मैं लगातार बाहर ही रहा हूँ। जो बच्चा घर से बाहर रहता है उसको पिताजी अलग से देते हैं, मम्मी अलग से छुपा के देती है, चाचा अलग से देते हैं, ताऊ जी अलग से देते हैं। अपनी तो मौजा ही मौजा, और आदत कोई ख़राब थी नहीं, तो पैसे की कमी कभी नहीं रही। मैं 86 में नागपुर से ही YCC इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ा हूँ, हिंगना से, हिंगना ही बोलते हैं ना उसको। 86 में मैं नागपुर में रहता था। 86 में मैं नागपुर में 400 का कमरा, 400 रुपये पर मंथ का कमरा अकेला लेके, मेरे को कमरे में अकेले रहने की आदत शुरू से है ना, वो पार्टनर नहीं रखने का है। तो मैं तब 400 रुपये, तब मैं महीने में, मेरे को लगता है कि शायद लगभग खाना वाना मिला के तो 2000 रुपये महीना में तब खर्च कर दिया करता था। ये 86 की बात है। 86 में जब हम 91 में जॉब में गए हैं तब हमको 2200 रुपये कुल मिलते थे। 90 में जब मैं जॉब में गया हूँ 89 लास्ट में, तब हमको 2200 रुपये कुल मिला करते। उस समय 2200 रुपये ठीक ठाक मानते थे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बचपन से कभी गरीबी नहीं देखी, है ना। जब मैं जॉब में आया तो पता चला यार इसी का नाम जिंदगी है। हम तो सोच रहे थे इंजीनियर बन रहे हैं, कोई बड़ा आदमी हो जाएंगे। जॉब में गए तो पता चला यार कोई खास बात नहीं है। नेल्को टाटा मेरी पहली कंपनी थी। तो मैं यार ऐसा तो नहीं चलेगा, इसी का नाम जिंदगी है तो ये तो जिंदगी नहीं है, ये तो जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए। मैं किसान का बेटा हूँ, छत और रोटी घर में उपलब्ध है, छत और रोटी के लिए तो नौकरी नहीं करूँगा। जिंदगी कोई बड़ी चीज़ थी ऐसा सोचा था, पर जिंदगी वैसी नहीं निकली। और वहाँ से ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई। फिर वहाँ से जो ज़िंदगी की तलाश शुरू हुई है और जो उठापटक ज़िंदगी में शुरू हुई, क्या ज़िंदगी नहीं है ये पता है, लेकिन क्या ज़िंदगी है ये पता नहीं है। तो गांधी जी से लेके सबको पढ़ डाला, सबको, फिर जहाँ भी जो भी कुछ तलाश हुई। तो ये सब करते कराते मैं कहता हूँ एक लंबी कहानी है, लेकिन लंबी कहानी का लब्बो लुआब ये है, उसका सार ये है
कि जिंदगी में कोई चीज को आप जी भर के चाहते हो तो उसके लिए कोई ना कोई संयोग बन जाता है। बोलते हैं कायनात मदद करती है, तो मैंने कायनात को मदद करते हुए देखा है। मेरे ऊपर वाले के साथ काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं पहले से ही। हाँ, मैं जो मांगता हूं वो मिलता है। तो एक बार मैंने मांग लिया जब मैं जॉब में था, तो मेरे को समझ में आ गया यार ये कोई जिंदगी नहीं है। तो मैं लोगों को ढूंढता था किसकी आंख में चमक दिखाई देती है। तो 2 लोगों की आंख में चमक दिखाई दी। बोलते थे हमने स्ट्रगल देखी है, सेल्फ मेड है। तो हम सोचा ये तो बहुत बुरी स्थिति हो गई। हमने तो ना बचपन में पैसे की कमी देखी, ना आज, पहले माँ बाप कमाते थे हम खाते हैं, आजकल हम कमाते हैं हम खाते हैं। जब मैं 70 साल का होऊंगा तो मैं अपने आप को क्या बताऊंगा, तुम जिंदगी में क्या किए, खा पी के निकल लिए या कुछ किए? इसका उत्तर मेरे पास नहीं था। तो यहाँ से वो सब सोचना समझने का काम शुरू हुआ कि नहीं ये ज़िंदगी नहीं है, तो फिर आगे क्या किया जाए। तो फिर ये देखा कि यार मैंने ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल भी नहीं किया और मैं सेल्फ मेड भी नहीं हूँ, तो ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं बाकी। तो मैंने फिर ऊपर वाले से बात किया, तो मैंने कहा उसको मैं गरीबी देखनी है और स्ट्रगल देखना है। अब वो दोस्ती इतनी तगड़ी थी, उसने ऐसा दिया, मेरे को पता होता कि इतना दे देगा तो मैं नहीं मांगता। 7 साल हर दिन गरीबी और स्ट्रगल देखे, 7 साल नॉन स्टॉप। शादीशुदा, एक बच्चे का बाप, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो ना मैंने नहीं देखा होता तो मेरे को वो मजबूती नहीं आई होती जो आज आई है। तो शायद जो हमने शुरू में बात की थी कि समस्याओं से हम पीड़ित होते हैं कि नहीं होते हैं, तो हम समस्याओं से पीड़ित नहीं होते हैं। समाधान का ना होना हमारी पीड़ा है। समस्याएं तो हमारे लिए जिंदगी लेके आती हैं। समस्याएं हमारे लिए जिंदगी लेके आती हैं, हम स्वागत कर पाए तो जब भी समस्याएं आए उनका स्वागत करो, वो कुछ देने आई है। मेरे को जब भी शरीर के ट्रबल आए जिंदगी में, वो हमेशा हर ट्रबल कुछ दे के गया, है ना। 92 में मेरा एक पेट का बड़ा ऑपरेशन हुआ, बिस्तर में आ गया, 3 महीने बिस्तर में रहा। जब मैं बिस्तर में लेटा तो मैं अलग आदमी था, जब मैं उठा तो मैं एक अलग आदमी था, मैं पूरा बदल गया था। तो मेरी शरीर के कष्ट के प्रति भी ये आस्था हो गई, यार आए शरीर का कष्ट आएगा, कुछ देने के लिए आएगा। तो केवल आपकी मानसिकता का है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाहर इतनी भी कोई दुर्घटनाएं नहीं घट रही हैं, बाहर ऐसी भी कोई समस्या नहीं है, सारी समस्या मेरी मानसिकता में है। मैं सोच सोच के परेशान हूँ, वो मेरे बारे में ही हंस रहा होगा, मैं असफल हो गया, मेरी ज़िंदगी में सफलता नहीं मिली। तो यदि पॉजिटिव सोचने का तरीका होगा, समझने का तरीका होगा, हम में से हर एक व्यक्ति जहाँ है वहाँ से कमाल कर सकता है ना। तो कैसे अपने अंदर वो सोचने के तरीके को, भाव और विचार की दुनिया को हैंडल करना सीखें। कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, करने वाला छोटा या बड़ा होता है ना। हम अपने आप को कैसा मानते हैं। तो मेरे काम को, मेरा काम बहुत प्यारा है, मुझको बहुत उपयोगी लगता है। मुझको लगता है कि इतने लोगों को ज़िंदगी मिल जाए, है ना, तो हमारी ज़िंदगी उपयोगी हो जाए, हमारी ज़िंदगी में और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएं, हमारी समझ और बढ़ जाए। बाकी तो 2 ही रोटी सबको खानी है, हर आदमी अपने घर में 2 रोटी खाता है ना। तो मैं कोई बहुत अच्छी आर्थिक स्थिति का आदमी, जिसको आप रईस वाली बोलते हो, बिल्कुल सामान्य घर से हूँ, सामान्य आर्थिक स्थिति से हूँ, बढ़िया सामान्य घर चलता है, कोई बचत नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, फिर भी अपनी रईसी की कमी नहीं है। तो रईसी मानसिक है, रईसी मानसिक है, स्टेट ऑफ माइंड मेरा स्टेटस है। गरीबी मानसिक फिनोमिना है। भौतिक गरीबी उतना तंग नहीं करती है जितना मानसिक गरीबी तंग करती है। मानसिक गरीबी तिल तिल करके खत्म करती है। तो मानसिक रूप से रईस हो जाएं, फिर भौतिक रूप में कोई कमी है तो वो भी ठीक करेंगे। बढ़िया, नमस्कार, धन्यवाद राहुल भाई। नहीं